देखो ओएम के अंदर अगर आप देख पा रहे होगे तो आपके पास हैं टोटल 7 चैप्टर। ठीक है, 7 चैप्टर में चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। 7 चैप्टर होंगे ओएम एसएम में। इसमें जो पहला चैप्टर है इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, सब कुछ थ्योरी है, 4-5 पन्ने की थ्योरी लिखी है। और जो आपका इसमें तीसरा चैप्टर होगा ये भी पूरा पूरा थ्योरी है। तो 2 चैप्टर थ्योरी के हैं, बाकी 5 चैप्टर प्रैक्टिकल हैं। तो इसमें अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। तो ज़रा चैप्टर नंबर 2 निकालो। चैप्टर नंबर अगर 2 आपने निकाला होगा जैसे हमने बताया आपको कि पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर प्योर थ्योरी का है, बाकी सारे चैप्टर प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 अभी हम लोग करने जा रहे हैं। पहले सबसे पहले वही शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ऑपरेशन प्लानिंग। इस ऑपरेशन प्लानिंग में देखो तो 7-8 टॉपिक लिखे हुए हैं। पुरानी बुक में एक आधा टॉपिक ज़्यादा भी लिखे हुए हैं, वरना मेजर यही टॉपिक हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अभी क्या है, कुछ बच्चे पुराने सिलेबस रहेंगे, कुछ नए रहेंगे, तो ये सब अभी चलता रहेगा 1-2 अटैम्प्ट तक कि नया पुराने का मिक्सचर करके ही क्लास रहेगी। तो परेशान नहीं होना, जो भी पुराने कोर्स में ज़्यादा है या नए कोर्स में ज़्यादा कराया सब कुछ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप टेंशन ना पालो कि तुम्हारे में एक लिखा है तो हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, कराना सब कुछ है। पहले कॉमन वाला ख़त्म होगा, फिर नए वाले में अगर मान लो 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है तो उनकी 2 क्लास एक्स्ट्रा रख के लगा दी, पुराने में 4 चीज़ें एक्स्ट्रा तो उनको 4 चीज़ें बता दी, काम खत्म। तो पहले सब कुछ कॉमन वाला होगा। ये मान कर चलो कि 99% जो प्रैक्टिकल काम है सवाल लगाने वाला, वो दोनों में सेम टू सेम। जो फ़र्क हल्का फुल्का देखने को मिलेगा वो थ्योरी पोर्शन में, थोड़ा बहुत हो भी बस। तो इसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो डिमांड का मतलब होता है डिमांड, फोरकास्टिंग का मतलब अनुमान लगाना। तो हम फ्यूचर की डिमांड का अनुमान लगाएंगे कि अगले साल कितनी डिमांड होगी। वैसे नाम तो यहाँ टॉपिक का गलत ही लिखा है इन्होंने, डिमांड फोरकास्टिंग, जबकि हम लोग फोरकास्टिंग पढ़ेंगे इसमें। मतलब सेल फोरकास्टिंग भी हो सकती है, डिमांड फोरकास्टिंग भी हो सकती है, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग भी हो सकती है ना। तो टेक्निकली मैं आगे आने वाले पीरियड का अंदाज़ा लगाऊंगा कि क्या रहेगा। डिमांड हो सकती है, सेल भी हो सकती है, पॉपुलेशन भी हो सकती है, कोई भी चीज़। आपको पीछे का डेटा दे रखा होगा 5-10 साल का, उस डेटा को एनालाइज करके अगले साल का या अगले 2 साल का या अगले 4 साल का आपसे पूछेगा कि बताओ, अगर मान लो 10 साल की सेल दे रखी है तो उसके बिहार पे पूछेगा कि बताओ अगले 3 साल सेल कितनी होगी। हर साल की अलग अलग बतानी। पिछले 10 साल की पॉपुलेशन दे दी आपको एक जगह की, उसी के बिहार पे आपको बताना है कि अगले 4 साल तक यहाँ पॉपुलेशन क्या चलेगी। ये हो जाता है हमारा फोरकास्टिंग। ये टॉपिक वैसे आपका पढ़ा सा लगेगा। ठीक है, इसी टॉपिक को हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के नाम से जाना करते थे, अगर याद हो आपने 11th में पढ़ाई करी हो तो। टेक्निकली रिग्रेशन एनालिसिस ही है, बस यहाँ नाम पड़ गया है। रिग्रेशन में भी तो हम लोग फोरकास्टिंग करते थे, एक रिग्रेशन इक्वेशन टाइप की बनाती थी और उसके बिहार पे आगे बता पाते थे कि अगले साल अगर इतना काम हो तो फिर कैसे डील करेंगे। तो इसी चीज़ को रिग्रेशन एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि डिमांड जो है वो सिंपलर वेरी डिफाइंड है, दुनिया भर की कहानी बताई है। अब मुद्दा है कि सर डिमांड फोरकास्ट की नीड क्यों पड़ रही।
डिमांड फोरकास्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगले साल का अगर डिमांड हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे तो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन करना है। अब गलत डिमांड का अंदाज़ा लग गया, हम सोचे अगले साल 200 बच्चे आएंगे, 200 बच्चे क्लासरूम सेटअप कर दी और बच्चे पता लगा 20 नहीं आ रहे हैं, किराया फालतू चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब 200 क्लासरूम का बड़ा एसी लगवाना पड़ेगा, 4 एसी लगवाने पड़ेंगे, फालतू खर्चे बढ़ जाएंगे। और उल्टा भी हो जाए, तुम्हारा अंदाजा है कि 20 आएंगे और 200 गए, तो या तो बच्चे वापस चले जाएंगे या फिर इमरजेंसी में हड़बड़ी में आप चीज़ें बढ़ाओगे, उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। बात समझ रहे हो? तो अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिमांड नहीं हुई, यानी डिमांड का सही अंदाजा आप नहीं लगा पाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, हल्का फुल्का, वो मैनेजेबल है। लेकिन ज़्यादा वेरिएंस आ गया, तुम सोचे 20, डिमांड 25 की आ रही, 30 की आ रही, तो फिर डिफरेंस आएंगे। तो डिमांड की फोरकास्टिंग हर एक बिजनेसमैन करता है और नीड भी। सब्जी वाला अगर ये अंदाज़ा ना लगा पाए कि शाम तक कितनी सब्जी बेच पाएगा, उसी हिसाब से हरी सब्जी ना खरीद के लाए तो उसका माल शाम को बच जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कुछ सब्जियां ऐसी ही शाम तक मुरझा जाती, लौकी है, तरोई है, ये सब क्या है, अगर नई नई खेत से आएगी एकदम टाइट रहेगी थोड़ी, तो धीमे धीमे क्या होता है, लुबलुबी सी होना चालू हो जाती है। हरी धनिया है, सुबह काट के लाओ एकदम हरी हरी बढ़िया दिखाई पड़ेगी, धीमे धीमे उसका टाइम पीरियड जैसे ख़त्म होता जाएगा, श्रिंक होना चालू हो जाती है, वो मुरझाना चालू हो जाती है। पुदीना है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, टमाटर ले लो, टमाटर रखे होंगे नए अभी आ जाए होंगे तो आपको लगेंगे एकदम टाइट से रहेंगे। जैसे आदमी खाल सुकुड़ जाती है वैसे टमाटर की सुकुड़ जाती, थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद होंगे पिलपिले से हो जाते हैं। बात समझ लो? तो आदमी अगर डिमांड की फोरकास्टिंग ना कर पाए, उस हिसाब से खरीद के ना लाए, तो बेचने में उसको दिक्कत आएगी। तो दुकानदार अंदाज़ा लगा लेता है भैया दिन भर में 5-6 किलो बिक जाता है, तो होलसेल में 5 किलो टमाटर ले आया, कोई 250 ग्राम ले जा रहा है, कोई आधा किलो ले जा रहा है, शाम तक बिक जा रहा है। कभी 1-8 किलो कम बिके तो अगले दिन सुबह बेच डालिस। समझ लो? कभी अगर ज़्यादा डिमांड आ गई तो चलो आधा किलो नहीं बिक पाए, इतना कौन लेथन पाले, जिसके चक्कर में हम 10 किलो खरीद के लाए, 4.5 किलो बच भी तो जाता। तो एकदम एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब ही एक एस्टिमेट कर रहे हो, एक्चुअली तो जब काम होगा तभी पता चलेगा। अब मिठाई वाला है, पता लगा अच्छा बंधन आ रहा है, तो अपने हिसाब से एस्टिमेट करके रखिए से ना, इतने सालों दुकान चला रहा है कि भाई इस एरिया में दुकान है, इतने लोग आते हैं, इतने कुंटल मिठाई बिक जाती है, इसमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो उसकी ज़्यादा बना कर रखो, ये कम बिकता है इसका कम बना कर रखो, तो अपने हिसाब से सेट कर रखी इसे। जब नहीं कि एकदम एग्जैक्टली उतनी डिमांड आएगी। कभी कभी देखो कि रक्षाबंधन में जाओ शाम को मिठाई लेने, 5 बजे दुकान बंद मिलती, मतलब उसका प्रोडक्ट दिन भर में ख़त्म हो गया फटाक से। या हो सकता है जो तुम्हें मिठाई पसंद हो वो ख़त्म हो गई हो, दुकान खुली हो। अब तुम्हें काला वाला जाम पसंद है, वो ख़त्म हो गया, 5 बजे लेने का हो गया, ख़त्म हो गया भैया। इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिमांड आ गई, जितना सोचिस था उससे ज़्यादा कस्टमर आ गए, ख़त्म हो गया। तो इसलिए डिमांड की फोरकास्टिंग तो भैया हर एक बिज़नेस में होती है, ज़रूरत भी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आदमी प्रोडक्शन करेगा, उसी के हिसाब से सेल होंगी, और अगर सेल कम ज़्यादा हुई तो नुकसान फ़ायदे हो सकते हैं। इसलिए इसकी नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही सब यहाँ कहानी लिखा हुआ है। अब मुद्दा है कि सर फोरकास्टिंग करने के लिए थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं, लेकिन समझना हर चीज़ ज़रूरी है। हमने बताया है बेटा, सवाल लगाने में आदमी फॉर्मूला समझ में आ जाए, सवाल लगा देगा फटाफट, लेकिन जब सवाल लगाने को आएगा जिस चीज़ में, तब जहाँ थ्योरी लिखने को आता है, फिर वहाँ जब आप थ्योरी अंडरस्टैंड करके गया होता है तभी लिख पाता है। जैसे डिमांड क्वेश्चन का सवाल लगाना होगा, ये बच्चा नहीं भी पढ़ी होगा तो भी सवाल लगा लेगा। लेकिन अगर मान लो पूछ लिया कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है, डिमांड फोरकास्टिंग की नीड क्यों पड़ रही है, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए क्या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो ये बच्चा पेज नहीं पढ़ के गया होगा वहाँ ब्लैंक सा महसूस करेगा, क्या क्या इससे अच्छा तो सवाल पूछ लेते, हम लगा तो पाते कम से कम। इसलिए आपको हर चीज़ समझ के ज़रूरी है। अब इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए फोरकास्टिंग करने के लिए? मार्केट रिपोर्ट है, सेल्स फोर्स ओपिनियन है, एक्सपर्ट के व्यू, इंडस्ट्री की रिपोर्ट, पॉइंट ऑफ सेल डेटा, स्ट्रक्चर, कस्टमर सर्वे, फील्ड रिपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की मदद से आदमी फोरकास्टिंग कर पाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे मान लो मिठाई की दुकानें खोले हो, नहीं कहीं खोले हो, अब पहला तुम्हारा रक्षाबंधन पड़ रहा है, मतलब पहला मतलब रक्षाबंधन तो इतने साल से मंगा रहे हो, ये मिठाई की दुकान जो खोल ले उसका पहला रक्षाबंधन है। अब अंदाज़ा पहला नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि पहली बार रक्षाबंधन पड़ा है, 1-2 साल निपट जाते तुम्हें अंदाज़ा मिल जाता।
तो डिपेंड करेगा किस एरिया में दुकान है तुम्हारी, वहाँ कैसे कैसे कस्टमर आते हैं, कार वाला कस्टमर पहुँच भी पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, अब तक तुम्हारी क्लाइंटेज कैसे बनी है। हो सकता है तुम रक्षाबंधन के एक ही दिन दुकान पहले पहले खोले हो, कहाँ पे दुकान है, अगल बगल और मिठाई की दुकानें है कि नहीं, क्योंकि अगल बगल और मिठाई की दुकानें होंगी तो कोई भोला बिसरा आपकी दुकान में भी आ जाएगा, देखा गया यहाँ भीड़ नहीं लगी यहीं ले लो, उसको क्या पता तुम्हारी नई नई दुकान है। उसका मतलब अगर मार्केट में बैठे होगे दो चार कस्टमर वैसे भी आ जाएंगे, बस समझ लो। मार्केट से एकदम किनारे कहीं कोने में खोले होगे तो भूले बिसरे कोई पहुंच गया तो पहुंच गया, या फिर जान पहचान वाला हो, जब दुकान खोली तुमने अपने सारे दोस्तों को मैसेज करके व्हाट्सएप पे बता दिया कि भाई इस बार मिठाई हमारी दुकान से अपनी दुकान खुल गई है वहाँ से खरीदना, दोस्त यार रिश्तेदारों को बता दिया, तो हो सकता है कोई इसी बहाने चलो भाई नया नया काम शुरू करी से दो पैसे सस्ता भी देगा और दोस्त भी इसी के हाथ ले लो, जब खरीदनी है 5 किलो मिठाई तो इसी के हाथ ले लेते हैं, तो हो सकता है इस तरीके से बिक्री हो जाए आपकी। तो इसमें मतलब बहुत सारे मैटर काम कर रहे हैं कि आपके कॉन्टैक्ट कैसे हैं, किस एरिए में शॉप है, किस लेवल की शॉप है, आपका कंपटीशन किससे है। मिठाई की दुकान का लेवल भी तो अलग अलग है, वही पता लगा मान लो सपोज कर लो एग्जांपल मोतीचूर के लड्डू हैं तो लखनऊ में आपको 120 रुपये किलो से मोतीचूर के लड्डू मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ दुकानों में 120 रुपया किलो है, कहीं 150 में है, कहीं 200 में है, कहीं 600 में है और कहीं 2,000 रुपये किलो है, बात समझ लो। तो इसका मतलब आप किस लेवल की दुकान खोले हो ये भी इम्पोर्टेंट। अब पता है तुम्हारा कॉम्पिटिटर वो 120 वाला है तो उसके जैसे कस्टमर होंगे तो दुकान चल पाएगी। अब अगल बगल में मिठाई की दुकान है 2,000 किलो वाली बेचने की और तुम खोले 120 वाले किलो वाली, कहाँ चल पाएगी, वहाँ पे मामला ही नहीं जम पाएगा आपका। तो इसका तो बहुत सारे मैटर काम करते हैं तब आदमी फोरकास्ट कर पाता है। सवाल लगाने में आपको पीछे का डेटा मौजूद होता है, तो डेटा किसी चीज़ का अगर पता चल जाए तो फोरकास्ट करना इजी हो जाता है। जब डेटा नहीं होता, पहली बार फोरकास्टिंग करनी होती है तो ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं कि मार्केट में कैसी खबर चल रही है। पता लगा उसी सीज़न में जब मिठाई की बिक्री करने के आई तो उस समय पता लगा कोई बीमारी नहीं निकल के आई गई कि इस समय मिठाई खाने से ये हो जा रहा है, शुगर ज़्यादा फैली पड़ी है लोगों की। अब आदमी सचेत हो जाएगा, जिसको 2 किलो खरीदनी हो कि भैया आधा किलो खरीदो, ज़्यादा रहेगी ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा शुगर होगी, बस समझ लो। तो इन सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, बस समझ लो। जैसे इस समय ग्लासेस की बिक्री बढ़ गई, आई फ्लू चल रहा है तो जो लोग चश्मा नहीं भी पहनते थे कहें भैया इधर एक आध महीना पहन लो, 10 लोग घर में कहें 10 लोग पहनो, एको लोग आई फ्लू से बच गए तो पैसा वसूल है। मतलब अगर ना पहने चश्मा, अब 10 लोग हैं मान लो 500-500 का चश्मा लाए तो 5,000 रुपये गए, कहें अगर मान लो ना पहने और 10 में से किसी भी एक आदमी को आई फ्लू हो गया तो 5-6 हज़ार तो गप्पे से घुस जाएंगे, और ऐसे कम से कम 5,000 खर्चा किया, 10 लोग चश्मा ले गए हैं, कभी पहनेंगे आराम से, कहीं भी फोकसबाजी भी कर लेंगे आराम से, क्या दिक्कत आ रही। तो आदमी खरीद रहा है, सेल बढ़ गई पटाख से, वो बीमारी ऐसी आ गई कि डिमांड बढ़ गई। तो यानी कि किसी चीज़ की बिक्री डिमांड इसमें और भी चीज़ें रोल प्ले करती हैं। किसी चीज़ के दाम गिर जाएं बिक्री बढ़ जाएगी फटाक से, किसी आपके कंपटीशन वाले के दाम बढ़ जाएं तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, बस समझ लो। अभी मान लो अभी सपोज कर लो जैसे ईवी गाड़ियाँ आई हैं इलेक्ट्रॉनिक वाली, बैटरी से जो चलती हैं, अभी पेट्रोल के दाम और बढ़ जाए, अभी 100 रुपये लीटर चल रहा है, 150-200 हो जाए, ईवी और बिकने लगेंगे घटाखट, आदमी का भाई 200 रुपये लीटर भरा ही नहीं पाएंगे हम। यही पेट्रोल और सस्ता हो जाए, ईवी पे एडवर्स इम्पैक्ट आ जाएगा, जो प्लान भी ईवी का कर रहे होंगे कहेंगे नहीं पेट्रोल भराओ, जगह जगह मिल पाता है, अब तो सस्ता हो गया 70 रुपये लीटर, आदमी स्विच कर जाएगा, बात समझ लो। जिसके बाद डीजल गाड़ी है उल्टा हो जाए, डीजल 100 में बिक रहा है पेट्रोल 70 में, कहेगा यार डीजल गाड़ी नहीं पेट्रोल गाड़ी खरीदो, बात समझ लो। तो इसका मतलब 50 चीज़ें ऐसी होती जिनकी वजह से आपकी डिमांड चेंज हो सकती है। वही है आपकी कि क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की नीड पड़ती है डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। तो थ्योरी में ये काम में आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज में तो सीधा सवाल लगते हैं। तो इन दोनों पन्नों को एक बार आप हल्का हल्का रीड कर लोगे, इनमें ऐसी कोई थ्योरी नहीं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। बाकी जिन टॉपिकों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं 99% चांसेस होते हैं कि उसका प्रैक्टिकल सवाल आता है। तो थ्योरी वाले एरिया से थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल वाले एरिया से प्रैक्टिकल आता है। तो
इस सब्जेक्ट की ये खास बात है। बाकी ये बहुत बैलेंस पेपर है, इसमें ज़्यादा नंबर बच्चे वो स्कोर कर पाते जिनकी थ्योरी भी अच्छी हो और प्रैक्टिकल भी अच्छा हो। ग्रुप 2 और ग्रुप 1 में यही भिन्नताएं हैं। ग्रुप 1 में वो बच्चा पास या स्कोर अच्छा कर पाता है जिसका प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि कॉज भी पूरी प्रैक्टिकल, डीटी पूरा प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल, केवल लॉ ही थ्योरी। यहाँ सेकंड पेपर में पेपर के अंदर ब्लेंड है। जैसे इसी पेपर की बात करो तो लगभग हाफ हाफ का रेशियो है, आधा पेपर प्रैक्टिकल आधा पेपर थ्योरी। ठीक है। आईडीटी में बात करो तो वैसे आईडीटी में तुम पढ़ोगे, आईडीटी तुम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलते हो, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर चीज़ें थ्योरी होती हैं। उन थ्योरी के बिहाफ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें भी डीटी से ज़्यादा प्रोविज़न है और उसी प्रोविज़न के बिहाफ पे अपना आंसर दे पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर में जो जीएसटी आप कहते हो, जीएसटी में उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है जिनका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। वो लिमिट कुछ केस में 40 लाख की है, कुछ केस में 20 लाख की है, कुछ केस में 10 लाख की है। उस लिमिट का जब टर्नओवर निकालेंगे तो क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या नहीं घटाना, वो भी है। जैसे डीटी में आप पढ़ते हो सैलरी की हर जगह डेफिनेशन है, वैसे जीएसटी में टर्नओवर की हर जगह डेफिनेशन है। तो जब ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना, इसका जब टर्नओवर निकालोगे तो बहुत सारी सेल उसमें जुड़ती हैं, बहुत सारी सेल वहाँ नहीं जुड़ती। तो बच्चे को प्रोविज़न याद करने पड़ते हैं कि टर्नओवर चेक, रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर चेक करते समय ये सेल यहाँ काउंट करनी और ये सेल नहीं काउंट करनी। फिर काउंट करेगा, फिर देखेगा लिमिट क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, लिमिट नहीं क्रॉस कर रही है तो ऑप्शनल है, मन है तो करा लो, नहीं मन है तो छोड़ दो। तो यानी जिसने प्रोविज़न एक पन्ने का पढ़ा होगा वही तो आंसर दे पाएगा। सवाल में क्या पूछेगा, डेटा दे रखा होगा, कहेगा बताओ मिस्टर एक्स को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है कि नहीं। तो जिसने प्रोविज़न पढ़ा होगा वही सोल्यूशन दे पाएगा। बस समझ लो। या थ्योरी भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि रजिस्टर के टर्नओवर में कौन कौन सी सेल आती, कौन कौन से नहीं आती, थ्योरी लिखो। लिमिट पूछ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ इस एरिया में टर्नओवर कितने से एक्सीड कर जाए कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाए। तो यानी टेक्निकली आपको प्रोविज़न पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते, तब आप आंसर दे पाते हो। तो वो भी थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल, प्रोविज़न बेस्ड प्रैक्टिकल। तो प्रोविज़न याद करोगे तब उनके आंसर दे पाओगे। एक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला पेपर है, 50 नंबर की कंपनी अकाउंट्स, 50 नंबर का ऑडिट। कॉस्ट एफएम ऐसा पेपर है जो पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, कॉस्ट एफएम एक ऐसा पेपर है सेकेंड ग्रुप में जो पूरा प्रैक्टिकल है। नए वाले सिलेबस में कॉस्ट एफएम को चीर दिया गया, कॉस्ट अलग हो गई है, एफएम अलग हो गई। समझ लो, कुछ हल्का सा कंटेंट भी बढ़ा दिया गया नए सिलेबस में, क्योंकि दोनों अलग अलग पेपर कर दिए हैं तो कुछ कुछ पॉइंट बढ़ाए गए हैं, कुछ सवाल बढ़ाए गए हैं। तो सेकेंड ग्रुप में जिनकी थ्योरी भी थोड़ा ठीक ठाक होती, थ्योरी और भी लिख लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, उनकी पास होने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। जिन बच्चों का थ्योरी भी वीक होता है, अब मान लो कॉस्ट ऑडिट में है, ऑडिट बच्चा लिख नहीं पाता, तो 50 नंबर का कॉस्ट कंपनी अकाउंट्स कर पा रहा है, उसमें क्या नंबर लिया है। किसी का मान लो ऐसा है कि थ्योरी तो कर लेता लेकिन प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं कर पाता, तो ग्रुप 2 ही नहीं आ पाएगा, ग्रुप 1 नहीं पास हो पाएगा। फिर तो बात समझ रहे हो भाई, ग्रुप 1 में जब तक किसी का प्रैक्टिकल अच्छा ना हो, ठीक ठाक ना हो, तब तक ग्रुप 1 कैसे पास होगा। या ग्रुप 2 मान लो पहली बार ग्रुप 2 पे कर रहा है तो ग्रुप 2 तो मान लो पास हो जाएगा, ग्रुप 2 में अटका रहेगा, मतलब सीएमए तो नहीं बन पाएगा। तो सीएमए बनने के लिए प्रैक्टिकल अच्छा होना तो ज़रूरी है ही है। सेकंड ग्रुप में अगर थ्योरी भी तुम्हारी ठीक ठाक होगी, बहुत अच्छी नहीं लेकिन एवरेज तो होनी ही चाहिए कि हाँ अगर 4-5 नंबर की थ्योरी लिख रहे हैं तो 2-3 तो मिल ही जाए, आधे नंबर तो कम से कम स्कोर हो ही पाए। कि 50 की थ्योरी लिखे तो भाई 25 तो दे दे, 20-22 तो दे ही दे, कि बैलेंस करके आदमी चल पाए। तो ऐसे बैलेंस करके यहाँ पे सेकंड ग्रुप में स्कोर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रुप। समझ गए। तो सेकंड ग्रुप में पास होना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सेकंड ग्रुप थोड़ा आसान लगता है। आसान तुम्हें एग्ज़ाम में तब लगेगा जितनी पढ़ाई तुम फर्स्ट ग्रुप में करते हो उतनी ही पढ़ाई सेकंड ग्रुप में करो, तब सेकंड ग्रुप आसान लगेगा। पहले ही दिमाग लगा लो सेकंड ग्रुप आसान है तो कम पढ़ रहे हो तो सेकंड ग्रुप आउट टफ लगने लगेगा। बस समझ लो। तो जब पढ़ाई का लेवल दोनों में बराबर रखोगे
तो सेकंड ग्रुप कंपेरेटिवली तुम्हें हल्का लगेगा। पढ़ाई का लेवल भी उसी प्रपोर्शन में कम कर दोगे तो दोनों ही भारी लगने लगेंगे। समझ लो, पेपर का लेवल ऐसा होता है, जो बच्चा कायदे से पढ़ के गया होता है वो कहता है पेपर ठीक है, आसान है। जो नहीं पढ़ के गया होता है चाहे जितना आसान पेपर दे दे, अब बच्चा सही से पढ़ के नहीं गया तो उसको तो टफ लगबे करेगा। तो इसलिए पढ़ाई डेप्थ में करना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे पढ़ाई में काम चोरी करते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो कदापि सीएमए नहीं बन पाते। सीएमए बनने के लिए आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी। हर एक चीज़ को पढ़ के चलना ही पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझ के चलना पड़ेगा, हर एक चीज़ को लगा के चलना पड़ेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं कोई एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, ये मान के चलो कि नॉलेज के लिए पढ़ना है तो उसकी पढ़ाई अच्छी भी हो जाती है, एग्ज़ाम भी पास हो जाता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी वो अच्छा हो जाता है। और जो इनमें काम चोरी करने के चक्कर में पड़ता है उसका मामला बेकार हो जाता है। चलो भैया डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग के जो मेन क्वेश्चन वो यहाँ से चालू हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, पुरानी किताब में भी यही सवाल होगा, वैल्यू चेंज होंगी हल्की फुल्की, हो सकता है ईयर पीयर बदल दी इसको, ईयर बदलिन की वैल्यू, ईयर बदल दिया वैल्यू सेम, तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्निक समझनी है। बाकी तुम अपने ईयर डाल लेना, उसमें क्या दिक्कत है, अपने आंसर अपने ईयर डाल दो। तो सवाल सारे वही हैं, बस हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन ईयर में चेंज कर दिया या डेटा में हल्का फुल्का कोई चेंज कर दिया। बाकी मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 90 सवाल एज इट इज़ पड़े होंगे, 10 सवाल में हल्का फुल्का ईयर वीयर। अब पुराने बुक में लिखा है 1987 पता लिखा है, बहुत पुराना सा लगता है, जब कितना लिखा है 2000, वो आदमी कहता है 2000 बहुत पुराना होगा, 22-23 साल पुराना। अब थोड़ा लेटेस्ट कर दिन 2015 लिया है। नए वालेंगी बना देंगे, अभी नहीं बनाई, टाइम नहीं मिला अभी। तो इसमें किस तरीके से सवाल लगाते हैं, इसमें देखो 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आओ पहले इसकी कहानी लिख लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो डिमांड फोरकास्टिंग कॉपी में। हेडिंग डाल दो बेटा डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसका नाम है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दोनों मेथड में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए ऊपर ही लिख दिया हमने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब डिमांड फोरकास्टिंग में एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड। यूजुअली this method is used when year are given in question। Usually this method is used when year are given in question। Usually this method is used when year are not given in question। तो अगर ईयर गिवन होते हैं, वर्ड हमने देखो क्या इस्तेमाल किया है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि ईयर गिवन हो तो तुम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, या ये भी नहीं कहा कि ईयर ना गिवन हो तो तुम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते।
यूजुअली ऐसा किया जाता है। आप चाहो तो किसी भी सवाल में किसी मेथड से लगा सकते हो। अब मुद्दा है कि सर कैसे सवाल लगेगा, तो दोनों में फॉर्मूला तो यही है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का। यहाँ पे a निकलता है, फॉर्मूला लिखो, सिग्मा y डिवाइड बाई n, और b निकलता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। एक्स जो निकाला जाता है वो फॉर्मूला होता है ईयर माइनस मिड ईयर का। लिख लिया? यहाँ जहाँ ये कहानी लिखी है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो सिग्मा एक्स मस्ट बी ज़ीरो। इस मेथड का ये ड्रॉबैक है कि जब हम सिग्मा एक्स निकालें तो उसका सम ज़ीरो आना चाहिए। जिन सवालों में सिग्मा एक्स ज़ीरो नहीं आएगा उन सवालों में ये मेथड लगा ही नहीं सकते तुम। तो पिछले ही बार एग्ज़ाम में ऐसा कांड कर दी था कि ऐसा सवाल बनाई कि सिग्मा एक्स ज़ीरो नहीं आ रहा था। अब बच्चा वो समझ के नहीं गया तो यही फॉर्मूला लगाया पड़ा था कि ईयर गिवन है तो यही लगेगा। आधे लोग का गलत हो गया। बात समझ लो? तो इस मेथड की खराबी यही है कि ये कंडीशन तो एकदम सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। ये नहीं सेटिस्फाई तो ये मेथड लग ही नहीं पाएगा। एक्स निकालने का इस मेथड के अंदर ये तरीका होता है। ऐसे अभी इस मेथड की कहानी आपको राइट साइड में लिखाई जाएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस पन्ने में कुछ नहीं करोगे, अगले पन्ने में सवाल लगाएंगे। पहले इस मेथड के एक दो सवाल लगा दे, फिर इस मेथड का डिस्कशन कर लेंगे। ये लिख लिया बेटा आपने? इधर वाला स्पेस छोड़ के रखना, ये पन्ना ही छोड़ के रखना। अगले पन्ने पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करने जा रहे हैं। सवाल के अंदर अगर चेक कर पा रहे हो तो ईयर गिवन है और सेल्स गिवन है। ईयर सेल्स, ईयर है 2015 2016, लाइन से है ना सब। 17 18 19 20 21, 17 18 19 20 और 21। इसके बगल में सेल लिख लोगे 80 90 92 83 94 99 83 94 99 और 90। फिगर एक बार मिला लेना कि सब हमने सही लिखी कि नहीं लिखी। और ये सेल 1000 में, तो ऐसा नहीं कि हमें पूरा 80,000 यहाँ लिखना है। बस जब भी कोई सेल निकल के आएगी समझ जाना तुम्हारा आंसर भी 1000 में आया है। मान लो आंसर आया 90 तो 90,000 हो गया अपने आप। अगर 3 0 बढ़ा के लिखें क्या मतलब बनता है। ईयर के अलावा जो भी चीज़ गिवन होगी, चाहे वो सेल हो, चाहे डिमांड हो, चाहे फलाना धमाका, वो चीज़ वाई हो जाती। एक ईयर गिवन होता है, एक या तो डिमांड है तो भी वाई लिखेंगे, सेल है, जो भी है प्रोडक्शन जो भी है वाई रहेगा वो। अब हमें कॉलम और क्या बनाने की नीड है, खुद ही फॉर्मूले से देखो। हमको एक्स वाई चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए। एक्स का स्क्वायर तो तब निकल पाएगा जब एक्स निकाल के बैठे हो। तो एक एक्स निकालेंगे, फिर एक एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। और एक कॉलम और बनाएंगे किसका बेटा, एक्स वाई का। इतने कॉलम अपन के बनने वाले। सबसे पहला ये है कि सर x कैसे निकालेंगे, और x से पहले n होते हैं नंबर ऑफ ईयर। नंबर कितना डेटा दे रखा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें दे रखी, 7। x निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताया, क्या फॉर्मूला है, ईयर माइनस
मिड ईयर का मतलब बीच वाला ईयर। तो इन सब में बीच वाला ईयर कौन सा है? तो ये हो गया आपका मिड ईयर। तो 2015 माइनस 2018 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2। इसका सिग्मा हमेशा 0 के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इस मेथड का उपयोग नहीं कर पाओगे, फिर हमें अल्टीमेटली इस मेथड पे आना पड़ेगा। इसलिए इसको लिखवा दिया। इस मेथड की कमजोरी है कि सिग्मा एक 0 ना है तो नहीं लगा पाओगे। एक्स स्क्वायर कर लो और इसका कर लो सम। 9 4 13 1 14 14 2 28। एक्स और वाई का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका टोटल बताओ बेटा कितना हुआ? एक्स वाई का सम। फिफ्टी सिक्स। बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा फॉर्मूला क्या है। ए का फॉर्मूला है सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। वाई का सम बताओ कितना है? तो 630 डिवाइड बाई 7 यानी कि 90। बी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। 56 डिवाइड बाई 28 2। तो हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन बनी वो उसका फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यानी 90 प्लस। तो y यानी अगर सेल निकालना हो तो इस फॉर्मूले में डालो। x की जगह पे क्या डालना है? जो ये वैल्यू आई। अब आगे का फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ तक का तो हर सवाल में करना ही पड़ेगा। इसके बाद सवाल जैसे बताता है हमें फोरकास्ट करना है अगले 3 साल की सेल प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है। तो चाहे उसको एस्टिमेशन लिखें या प्रोजेक्शन लिखें। तो एस्टिमेशन या प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स फॉर कभी कहो कह देगा अगले साल की बताओ, तो मतलब 2021 तक का है तो 22 की पूछ रहा। अगले 3 साल की बताओ, अगले 4 साल की बताओ, कुछ भी कह सकता है। प्रोजेक्ट कर देंगे। अगले 3 साल की सेल बतानी तो कौन कौन से ईयर आ जाएंगे यहाँ? 2022 करेक्ट। यहाँ हमको सेल बतानी, सेल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा y इज इक्वल टू ए प्लस या 90 प्लस 2x बोल सकते हैं यहाँ पे। और इसके लिए आपको x भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, यहाँ निकल जाएगी सेल। अब इधर देखो बेटा, अगर यहाँ से देखो तो एक ट्रेंड तुम्हें पता चल जाएगा कि x किस रफ्तार में बढ़ रहा है। तो देखने से पता चल रहा है x एक एक करके बढ़ रहा है। तो यानी अगर 2021 में x 3 है तो 2022 में 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से ट्रेंड एनालाइज करना पड़ता है, उसे पता चलेगा कि अगले साल का x कैसे बिहेव करेगा। सेल फॉर्मूले में डाल दो, 90 तो है ही है, x की जगह पे 4 पुट कर दो तो ये हो गया 98, ठीक है। और आगे क्या था? 1000। यहाँ पे 90 प्लस 2 इंटू 5 यानी 100,000। 90 प्लस 2 इंटू 6 यानी 102,000। आंसर हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट करो फटाफट, पहला क्वेश्चन है ये।
हाँ बेटा, कहाँ पे? हाँ, रिग्रेशन इक्वेशन लिखा है, ये खाली इक्वेशन लिख सकते हो। आप नोट कर रहे हो? चलो अच्छा छोड़ो, नोट बाद में करना, फ़ोटो भेज देंगे, घर पे नोट कर लेना, आराम से लगा लेना। आगे सवाल लगाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस हो जाए जिससे घर पे तो तुम्हें दोबारा लगाना ही लगाना है। अगले क्वेश्चन में भी कर देखो, उसमें भी ऐसा ही निकालना है, ठीक है? और कर लेते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21। ईयर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 ईयर दे रखा है। दूसरी चीज़ जो भी गिवन होगी उसको किससे डिनोट कर देंगे? वाई से। और क्या निकालना होगा? एक्स निकालना होगा, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। दोनों मेथड में निकालना कुल मिला के इतना ही होता है, मतलब टेबल उतनी ही बड़ी बनती है। दूसरा मेथड भी पढ़ेंगे, इतनी ही बड़ी टेबल बनेगी। सेल 100, 110, 115, एन हो गए 6 ईयर। वाई का सम तो ए तो आ गया सीधा सीधा सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, यानी कि 120, ठीक है? एक्स कैसे निकालोगे? अब यहाँ देखो मिड ईयर पहचानना दिक्कत हो रही है, तो मिड ईयर हो जाएगा इन दिनों के बीच में जो वैल्यू आए, तो बीच में वैल्यू कितनी आएगी? 2018.5। तो मिड ईयर ऐसे चुनना होता है। तो अगर मान लो जैसे 5-7 ईयर दे रखे हैं तो बीचों बीच वाला पकड़ लो, और ऐसे इवन नंबर दे देगा तो इस तरीके से आपको मिड ईयर डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा रेड वाला मिड ईयर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इधर देखना है बेटा बोर्ड पे। अब ऐसा करने में तुम 2016 माइनस 2018.5 करोगे, ऐसे में आपका आता है माइनस का 2.5, इसमें से ये माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 1.5, 18 में से 18.5 घटाओगे तो माइनस का 0.5, 19 में से 18.5 घटाओगे तो प्लस का 0.5, प्लस का 1.5, प्लस का 2.5। समझ में आता है? अब ये पॉइंट में है तो सारी वैल्यू और पॉइंट में है, कैलकुलेशन आपकी इन्हेंस हो जाएगी। तो इससे बचाव करने का दूसरा तरीका निकाला गया कि इनकी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई जब इनको कर लोगे तो पॉइंट वाला लफड़ा ख़त्म हो जाता है। तो इनको 2 से गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा? -5, -3, -1, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 5, अल्टीमेटली सम 0 आ रहा है। अब पूरा सवाल लगाते समय इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे, असली समझ के चलेंगे। एक्स ये
ठीक है, इससे भी सवाल लगाओगे तो भी आंसर वही आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। इससे भी पूरा सवाल लगाएंगे तब भी सोल्यूशन वही आएगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो मान लो तुम्हें एग्ज़ाम में भूल भी जाते हो 2 से गुणा करना है, तब भी तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही रहेगा, बस तुम्हारा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसकी जगह पे ये निकाल लो, इसको पेंसिल से काट देना, ये रहे नहीं पिक्चर में। अब इसको देखना ही नहीं, हमको ये देखना कि ये असली एक्स है। इनका स्क्वायर कर लें, तो बुक वाले भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन ये लिखते ही नहीं है, सीधा ये लिख देते हैं। अब बच्चे को समझ में आता कहाँ सीधा आ गया, आता इस तरीके से है, वो हमने आपको बता दिया। एक्स वाई निकाल लो, माइनस का 500, माइनस का 330, माइनस का 115, प्लस का 120, 135 इंटू 3 कितना हो गया 405, और ये हो गया प्लस का 700। समीशन बताओ बेटा दोनों का। 380, और इधर ये 280, ये, और इधर 770। तो इसका फॉर्मूला लगा दोगे सिग्मा, तो जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू ए प्लस डी एक्स। अब इस सवाल में हमें डिमांड फोरकास्ट करनी अगले 5 साल की, कर लोगे अब, समझ गए? अगले 5 साल की डिमांड इसी तरह फोरकास्ट करके लिख लेना, जैसे पिछले सवाल में कराया। आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो ईयर गायब कर दी, इसे ईयर गायब कर देगा तो 2 चीज़ें आपको सवाल में गिवन होंगी। ये ना भी लिखता अगर यहाँ एक्स वाई, तो पहली चीज़ को एक्स मान लेते, दूसरी चीज़ को वाई मान लेते। तो मतलब सवाल 2 टाइप के हो गए, एक में एक्स वाई दोनों गिवन होता है, और एक में वाई गिवन होता है और एक्स हम ईयर की मदद से निकालते हैं। समझ गए? तो इसमें एक्स वाई गिवन है, तो ईयर नहीं, सीधा यही एक्स यही वाई, इनका स्क्वायर कर लो, इनका कर लो। लेकिन जब ऐसे सवाल होते हैं तो भैया एक्स का सम कहाँ सिग्मा एक्स 0 आ रहा है, तो ऐसे वाला मेथड काम नहीं कर पाता है। उस मेथड का यही ड्रॉबैक है कि सिग्मा एक्स हमेशा 0 होना चाहिए। इस सवाल में देखा, अगर सिग्मा एक्स का टोटल करो तो जो को 0 आ रहा है, चाहे तुम इसका टोटल करो चाहे इसका टोटल करो, तो 0 लाने की टेक्निक है मिड ईयर वाला कॉन्सेप्ट, कि ऐसा सिस्टम भिड़ाओ कि सिग्मा एक 0 आ जाए, तो डायरेक्ट मेथड लगेगा, छोटा मेथड लगेगा। और ये नहीं लग पाए तो फिर लगता है थोड़ा बड़ा मेथड। ये निकालने की केवल दोनों फॉर्मूलों में ए बी निकालने का फॉर्मूला चेंज है, बाकी सेल फोरकास्टिंग वही सही होगी, ए बी अलग तरीके से निकाला जाता है। समझ गए? इसमें ए बी निकालने के लिए 2 इक्वेशन सेट करनी पड़ती हैं, उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब ए बी की वैल्यू आती है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले क्या हैं? सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा सिग्मा वाई इज इक्वल टू, चलो एक बार देख ही देते हैं यहाँ पे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। लिखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूले।
लिख लिया बेटा। तो अगले सवाल में उसी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि x आपको गिवन है। तो x लिखना है, y लिखना है, x का स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है। x आपके पास गिवन है 5 7 8 11 14, 5 7 8 11 और 14, और y गिवन है 9 13 11 15, 9 13 11 15 और 19। इसका भी सम करना मांगता है, इसका भी सम करना पड़ता है, सबका सम करना मांगता है। 1 2 3 4 5, तो n हो गए आपके 5। 25 14 कितना होता है 196, 9 बचे 45, 13 सत्ते 91, और 11 इंटू 8 88, 15 इंटू 11 165, और 14 इंटू 280 266। टोटल बताओ बेटा एक्स स्क्वायर का भी एक्स वाई का भी। 455, और इन दोनों का भी बताओ फिर इसी बात पे। इसका तो दो इक्वेशन बनेंगी। पहले इक्वेशन सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। दूसरी इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन में ए बी को छोड़ के बाकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो सिग्मा वाई का मतलब हो गया 67, एन है 5, ए है, ए बी को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू प्लेस कर दूंगी। सिग्मा एक्स हो गया 45, और बी आगे लिखा तो 45 बी लिख दो। सिग्मा एक्स वाई 655, 45 ए प्लस 455 बी। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को काटने के लिए एक किसी को बराबर करना पड़ता, पता ही है तुमको। तो पहली वाले इक्वेशन में कितने से गुणा करें कि 45 आ जाए? 9। तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे। तो पहले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में। सिक्स 603, अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, घटाओगे तो कट जाएगा ये। तो इनमें से ये बचा 52, और यहाँ से बचा 50b। तो b की वैल्यू हो गई 52 डिवाइड बाई 50, यानी 1.02, 1.04 आ रहा है, तो 1.04। पुट b इज इक्वल टू 1.04 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 45 इंटू 104। तो a की वैल्यू बताओ कितनी आई? तो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई 4.04 प्लस 1.04x y इज इक्वल टू। तो रिग्रेशन इक्वेशन बन गई है y इज इक्वल टू 4.04 प्लस 1.04x। इसमें देखो तो इसमें भी फोरकास्टिंग करनी है, लेकिन अलग तरीके से। कह रहा है बताओ रिग्रेशन लीनियर इक्वेशन बनाओ, बना दिया। CTV की 2 टाउन की डिमांड क्या होगी अगर पॉपुलेशन 10 लाख है और 20 लाख है? एक टाउन की पॉपुलेशन 10 लाख है, पॉपुलेशन का मतलब x। तो 2 टाउन की फोरकास्टिंग करनी है। तो टाउन का नाम लिख लेते हैं AB, ठीक है। इनकी पॉपू यानी पॉपुलेशन जिसको आप x कहते हो, वो सवाल में गिवन 10 और 20। हमें निकालनी क्या है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ टीवी टू बी सोल्ड, यानी डिमांड ऑफ टीवी।
जो निकालना होता है वही वाई होता है। कैसे निकलेगा? इसी फॉर्मूले में। पुट कर देंगे, आ जाएगा 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10, 4.04 प्लस 1.04 इंटू 20। सॉल्व कर लो, आ गया फाइनल आंसर। टीवी की जो डिमांड थी वो 1000 में दे रखी थी, ध्यान रहे, तो आपका आंसर भी 1000 में आएगा। तो जो भी आएगा उसके आगे 1000 चिपकाना ना भूलें। कितना आ गया बेटा? 14.44,000। और सेकंड वाले में 44,000 टीवी। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या लगा के दिखाओ तुरंत फट से। जैसे भी तीसरा लगाया है वैसे ही लगा डालो फटाफट। अब इसमें यहाँ देखो नंबर 1000 में नहीं तो पूरा नंबर लेके करना पड़ेगा। भाई इतना बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। यही मान लो ऐसा होता 4000, 6000, 8000, तो तुम कॉमन लेके 4 6 8 भी लिख सकती सवाल लगाते समय, बाकी में 1000 लगा देते। लगाओ बेटा, फोर्थ वाला लगा के दिखाओ फटाफट।
पे आ गया। तो इक्वेशन बनी होगी 2040 प्लस 620x, और वैल्यू निकल के आई थी ये 11,960 स्कूटर्स। ए बी की वैल्यू इस तरीके से आई थी, ये आया था 2040, बी आया था 620। हाँ बेटा आ गया सबका, नहीं आया? लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ बेटा काजल कहाँ तक हुआ? अगर ए बी की वैल्यू आ गई तो फिर आगे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन और पड़ा है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 21, पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क रहेगा। 16 सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 17, 16 का 17, 22 का 21, सेम टू सेम सवाल है। 2022 सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा उसमें। अरे वो दूसरे टॉपिक में लिख दी जाके, उससे क्या मतलब तुम्हें? 21 वाला क्वेश्चन खोलो तो, नया सिलेबस में 21 वाला खोलना है, मिला? पुराने में 17 वाला खोलना है इसी टॉपिक का क्वेश्चन, कहीं और लिखने से अलग टॉपिक का थोड़ी ना हो जाएगा, टॉपिक तो वही रहेगा, तो उसको होमवर्क में लगा लेना है। ठीक, तो इस टॉपिक के सवाल ख़त्म हुए, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग। पहले पढ़ा आपने डिमांड फोरकास्टिंग, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग में किस तरीके की प्लानिंग होंगी कि व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी इज़ नीडेड, हाउ मच कैपेसिटी इज़ नीडेड, व्हेन दिस कैपेसिटी इज़ नीडेड, है ना? तो कब किस कैपेसिटी पे काम करना है, किस टाइप की कैपेसिटी आप यूज़ करोगे, ये सब इसमें सीखा जाता है, इसकी प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब होता है कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करोगे। जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप में सवाल लगाया था, बजट के सवाल, वहाँ बताता था 50% लेवल पे काम कर रहे हैं, 60% लेवल पे काम कर रहे हैं, 80% पे लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना? तो जब लेवल आप बढ़ाते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है, फिक्स कॉस्ट उतनी ही खर्चा होगी। जैसे अगर आप लोग थोड़ा नहीं देखते होगे, एक आता था शार्क टैंक सोनी टीवी पे, देखते थे? तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब अभी नई नई कंपनियां आती थी, तो फिर शार्क लोग पूछते थे कि यार तुम्हारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही इस प्रोडक्ट पे, तो कॉस्ट ही इतना ज़्यादा रहेगी तो फिर इंडिया में नहीं बिक पाएगा। इंडिया में सस्ता सामान बेचो शुरू में, एक बार लत लग जाए तो महंगा कर दोगे तो चल जाएगा। शुरुआत में कोई पैसा इतना नहीं खर्चा करता, बात समझ लो। तो अब शार्क कह रहे हैं कि तुम बनाने में इतना पैसा खर्चा कर दो पर प्रोडक्ट में, तो फिर कैसे बिक पाएगा, तो समझ लो। जैसे वहाँ एक आया था चिप्स वाला, कह रहा था 60 रुपये का चिप्स का पैकेट है। तो 60 लोगों ने कहा कि यार 60 रुपये का शुरुआत में कोई नहीं खरीदेगा, पहले तुम इसके छोटे छोटे पैकेट बनाओ, थोड़ा सस्ता करने की कोशिश करो, भले क्वांटिटी कम कर दो, 15-20 के रेंज में लाओ। जब लोग परचेज़ करने लगेंगे, एक बार टेस्ट लग जाएगा तो आदमी कहेगा सुबह खरीदते, दोपहर में खरीदते, शाम खरीदते, इकट्ठा खरीद तो 60 रुपये का खर्चा करने में नहीं हिचकिचाएगा। एक आइसक्रीम वाला आया था कि 250 रुपये की आइसक्रीम है, तो अमन कहने लगा, अमन गुप्ता है उसमें एक, तो कहने लगा 250 रुपये की हम ना खरीदें आइसक्रीम, साख हो के अपने बच्चों को ना खिलाएं इतनी महंगी आइसक्रीम। कहेगा ओकेजनली कभी साल 2 साल में होली दीपावली है तो ख़रीद के खिला देंगे। अब बच्चा यहाँ रोज़ जिद करता है कि शाम को पापा ले चलो आइसक्रीम खिलाओ चल के। 2 बच्चे हैं, पता लगा 500 की आइसक्रीमें हो गई इन्हीं 2 की, हस्बैंड वाइफ खा लें 1000 की आइसक्रीमें हो गई शाम की खाली, बस समझ लो। तो इतना कहाँ खर्चा कर पाएंगे इंडिया में आपने, तो प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वो कंपनियां बताती थी, तो उनसे बताया कॉस्ट ज़्यादा आ रही, तो एक ने अपना व्यू बताया कि सर अभी हम केवल 20% लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं,
अगर हमारी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी तो हम माल 100% लेवल पे बनाएंगे तो हमारे फिक्स कॉस्ट कम लगेगी इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट, टोटल में सेम लगेगी। और जब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम लगेगी तो हम प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेच पाएंगे। तो जब प्रोडक्शन का स्केल आप बढ़ाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट उस तरीके से कम हो जाती है। समझ लो, तो उस कैपेसिटी पे उस तरीके से प्लानिंग करनी होती है। अभी मान लो आप 20% कैपेसिटी पे काम कर रहे हो और आपको हो रहा है लॉस, तो दिमाग ये लगाओ कि कब कैसे अपनी कैपेसिटी तुम बढ़ाओगे। कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी कॉस्ट का प्रोपोर्शन उस स्टाइल में कम होता जाएगा, आप धीमे धीमे प्रॉफिट पे आ जाओगे। तो आदमी को सोच के चलना पड़ता है, समझ के चलना पड़ता है। नई कंपनी बनाता है तो शुरुआत में हम 20% कैपेसिटी लेवल पर काम कर पाएंगे तो हमारी ये ठीक है। कंपनी लोगों में कहा था अगले 5 साल का प्रोजेक्शन लेके उन लोग को चलना पड़ता है कि अभी कंपनी खोल रहे हैं तो अगले साल कहाँ पहुँचेंगे, कितना लॉस होगा, 2 साल में ब्रेक इवन आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट कमाने लगेंगे। तो इस हिसाब से प्रोजेक्शन करके उन लोग को चलना होता है, उसमें इस कैपेसिटी प्लानिंग की नीड बढ़ती है। समझ में आई बातें? तो ये हो गया इसकी थ्योरी बातें। जितना इसकी थ्योरी टफ है उतना ही इसका प्रैक्टिकल ईजी है। OMSM का यही सबसे बढ़िया बात, थ्योरी जितनी इसकी याद करने वाली है, प्रैक्टिकल उसका इतना ही आसान है। तो मैं कॉस्ट, FM है ना, फर्स्ट ग्रुप के फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DT, उन सब से इसका प्रैक्टिकल आसान लगता है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे आसान प्रैक्टिकल जो है वो OM के, बहुत ही आसान सवाल। और आज तक के पेपर में OMSM के जो प्रैक्टिकल हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब बुक या सजेस्टेड से आते मिलते हैं। अगर मान लो 6, 7, 8 सवाल पूछे गए तो 7, 8 में 5, 6 तुम्हें लगाए मिल जाएंगे। तो स्कोर करना काफ़ी इजी हो जाता है। एकदम लगाए सवाल, जैसे भी सवाल लगाओ वैसे ही वैल्यू बदल के आ जाए एग्जाम में, पट्टे से आदमी लगा देगा, 8 नंबर पा गया। समझ लो, तो स्कोर करना काफ़ी इजी हो जाता है खासकर इस सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 कैपेसिटी प्लानिंग में, अब देखो बहुत आसान सवाल, आदमी कुछ नहीं भी पढ़ के गया होगा ना, अगर मतलब सही से 8वीं क्लास के बच्चों के सवाल दे देंगे वो भी लगा देगा। ये समझ लो, तुम खुद दिमाग लगाना है। एक डिपार्टमेंट काम करता है दिन भर में 8 घंटे और साल भर में 250 दिन काम करता है, तो बताओ एक साल में कितने घंटे काम कर पाएगा? यानी एक मशीन अगर लगाएं तो एक मशीन साल भर में 2000 घंटे काम कर पाएगी। 2 मशीन लगा दें, ज़्यादा घंटे काम हो जाएगा। अब हमको बनाना है ये प्रोडक्ट X, Y और Z, इनकी एनुअल डिमांड ये है और इसका प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। आगे इसमें लिखो, आगे लिखा नहीं है, आगे लिखो पर यूनिट। इस हेडिंग में यहाँ बढ़ाओ, जहाँ हमारा कर्सर है यहाँ बढ़ाओ पर यूनिट। तो देखो बेटा, इतनी डिमांड है, पर यूनिट इतना टाइम लगेगा। तो इन दोनों को अगर आपस में गुणा करके सम कर लें तो पता चल जाएगा कि टोटल कितने घंटे का काम करवाना है। मतलब कितने घंटे मशीन काम करेगी इसको बनाने में, तो 300 × 4 मतलब 1200 घंटे का काम करें तो X का काम पूरा हो पाएगा। 2400 घंटे और काम करें तो Y का काम हो पाएगा। तो Z बनाना है तो ये बन के तैयार होगा 1500 घंटे में। यानी टोटल 5100 घंटे का काम है अपनी कंपनी में, और एक मशीन 2000 घंटे चल पाएगी। तो बताओ कितनी मशीन लगा दें? 5100 डिवाइड बाई 2000 कर दो, वही आंसर आ गया। कितना आसान सवाल है। यहाँ अगर 2.55 की जगह पे 2.10 भी आता तो तुम 3 मशीन लिखते। फर्स्ट ग्रुप में समझाया था कि केवल रुपए पैसे आगे पीछे चलते हैं, कि 50 पैसा है उससे ज़्यादा आ जाए तो 1 रुपया बना दो, 50 पैसे से कम आए तो पीछे घसीट लो। लेकिन बाकी चीज़ें, नंबर ऑफ़ यूनिट, नंबर ऑफ़ मशीन, नंबर ऑफ़ डेज या कुछ भी रुपए पैसे जो ना हो वो हमेशा फॉरवर्ड मूविंग ऑफ, आगे की तरफ बढ़ा के लिखे जाते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत ही आसान सवाल आ चुका है कई बार ये सवाल। ऐसा नहीं बहुत आसान लग रहा तुमने मन में सोच लिया कभी इतना नहीं होगा। इसका उठा के देखो 3-4 बार आ चुका है 6-6 नंबर का। अब 6 नंबर जैसा कुछ इसमें लगता है आदमी को? कुछ नहीं। तो यही कंपेयर करता है कि भाई 6 नंबर का कॉस्ट में सवाल इतना टेढ़ा पूछता है, इतना काम करो तब 6 नंबर मिल रहे हैं, इसमें इतना सीधा पूछ लिया।
सीधा 6 नंबर पट्टे से पा गया। तो बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी बैठता है। क्वेश्चन नंबर 6 समझो। अभी आगे पढ़ोगे, दो टाइप के रेशियो होते हैं, एक होता है इफिशिएंसी रेशियो, एक होता है यूटिलाइजेशन रेशियो। क्या होता है? इफिशिएंसी, एक होता है यूटिलाइजेशन। नाम से ही क्लियर है। यूटिलाइजेशन का मतलब कितना आप यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे तुम्हारे पास होते हैं पढ़ने के लिए 24 घंटे, 24 घंटे मान लो कहते हो 8 घंटे सोता है हर आदमी, तो 16 घंटे तो पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के लिए अवेलेबल टाइम जो है वो 16 घंटे का है, पढ़ते तुम 8 घंटे हो मान ले, तो इसका मतलब तुमने अपना जो समय तुम्हारे पास था 50% समय ही यूटिलाइज किया। 50% समय, अगर मान लो 16 घंटे तुम्हारे पास है, 4 घंटा पढ़ रहे हो, इसका मतलब 25% समय यूटिलाइज कर रहे हो। तो यूटिलाइजेशन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बना कि एक्चुअली में तुमने कितने घंटे काम किया, एक्चुअल आउटपुट क्या है, और मैक्सिमम कितना बना सकते थे। बात सुनो, एग्जाम्पल देके भी और बताया जाएगा आपको। इफिशिएंसी का मतलब है कि आप कितनी इफिशिएंसी पे काम करते हो, ठीक है। तो इफिशिएंसी निकाली जाती नॉर्मल आउटपुट के आधार पे। तो कहा कि 16 घंटे तो पढ़ सकते हो, लेकिन बच्चा ही बोल देता है कि सर 16 घंटा कौन पढ़ता है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो एक सही वाला बताओ, तो मतलब एक एवरेज या नॉर्मल बताओ कि जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली प्रैक्टिकली तो कहा दिया जाता है कि 16 घंटे आप पढ़ सकते हो, ये 16 घंटे अवेलेबल है। क्या 16 घंटा कोई पढ़ता है? इंटरमीडिएट का बच्चा नहीं पढ़ता। तो हमने बताया कि भाई चलो अच्छा 16 नहीं 10 तो पढ़ ही सकते हो। तो आदमी को लगता है कि हाँ 8 घंटे सो लेंगे, 5-6 घंटे में बाकी काम निपटा लेंगे, 1-2 घंटा टहल घूम लेंगे, 10 घंटे पढ़ सकते हैं, ये तो ठीक लग रहा है। तो 10 घंटे हो गया नॉर्मल टाइम, एक हो गया 16 घंटे अवेलेबल या मैक्सिमम, 10 घंटे क्या होगा नॉर्मल। नॉर्मल टाइम कुछ नहीं होता, जितने लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका एवरेज। और एक्चुअली में तुम हो सकता है 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ लो, हो सकता है 10 से कम पढ़ो, 16 तो मैक्सिमम है कि उससे ज़्यादा तो कभी जा ही नहीं पाओगे। तो जब तुम एक्चुअल वाले का कंपैरिजन नॉर्मल से करते हो, तो नॉर्मल आदमी 10 घंटे पढ़ सकता है लेकिन हम 8 पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब एफिशिएंसी तुम्हारी 80%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाई नॉर्मल आउटपुट इनटू 100। यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला बना एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाई मैक्सिमम आउटपुट इनटू 100। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग गाड़ियाँ वगैरह तो चलाते ही होगे, 2 व्हीलर। अब उसमें स्पीड अगर देखो तुम तो मीटर जो लगा होता है, एक्टिवा में मीटर लगा होता है हमारे अंदाजा से 140 तक जाने का। आज जाके देखेंगे, हमारे पास एक्टिवा में 30 स्पीड में कभी चले नहीं तो हमको भी अंदाजा नहीं, शायद 140 तक जा सकती है एक्टिवा। अब एक्टिवा कोई 100 पे भगाने में कतराता, कहीं स्लिप लिप हो गई तो कहीं ख़त्म है, फिर आदमी जा सकती है 140 तक। तो कि 140 तक जा ना सकते हो तो मीटर काहे बना हो, ये तो पक्का है कि 140 तक जा सकती है, लेकिन चलता कोई नहीं 140 पे। तो 140 तक जा सकती है मैक्सिमम। ऑन एवरेज लोग जो चलते हैं 50-60, 60 पकड़ लो, तो 60 हो गई एवरेज स्पीड। तुम चलते हो 40 पे या तुम चलते हो 70 पे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ 140 से ज़्यादा तो नहीं जाओगे, मीटर तोड़ के थोड़ी भगा दोगे गाड़ी, लेकिन उस नॉर्मल से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए जो यूटिलाइजेशन का परसेंटेज है वो तो हमेशा 100 से कम आएगा, और जो इफिशिएंसी का परसेंटेज है वो 100 से ज़्यादा भी आ सकता है, 100 से कम भी आ सकता है। समझ में आती बातें? हेलो, हाँ कैंसिल कर दीजिए, वो उसमें एक्सचेंज हमें करना था, रिटर्न करना नहीं था, एक्सचेंज दे नहीं रही वेबसाइट। अच्छा 1 मिनट रुको, बता रहे हैं। 2542 2542। हाँ बेटा, एक और एग्जाम्पल, ये तो स्पीड वाला हो गया, दूसरा एवरेज वाला जिसको आप माइलेज बोलते हो। आम बोलचाल की भाषा में कुछ वर्ड बहुत गलत बोले जाते हैं, जैसे एक वर्ड तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं जंगलेटर, समझ रहे हो, देहातों में क्या कहते हैं जंगलेटर चला दो, जनरेटर वर्ड होता है, तो उसे को जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं जंगलेटर, जंगलेटर।
ठीक है। वर्ड होता है एडुकेशन, बोलते क्या है एजुकेशन। आम बोलचाल की भाषा में कुछ वर्ड गलत प्रोनाउंस किए जा रहे हैं, एक तो ये हो गया, और कुछ है कि उसका मीनिंग चेंज हो गया। जैसे आदमी बोला कि तुम्हारी गाड़ी भैया कितना एवरेज दे रही, तो आदमी कहता है यार 35 का एवरेज दे रही, तो वो एवरेज का मतलब इनडायरेक्टली माइलेज है। एवरेज तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या है, तो वो अलग है। जो पेट्रोल भरा तो गाड़ी कितनी चलती है उसको माइलेज बोलते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में आदमी कहता एवरेज तुम्हारी गाड़ी कितना दे रही, एवरेज कितना दे रही। टेक्निकल भाषा में कहना चाहिए तुम्हारी गाड़ी माइलेज कितना दे रही है ऑन एन एवरेज। वर्ड सही अप्रोप्रिएट ये होता है। तो हम माइलेज की बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार एक बाइक खरीदनी है, एक कार खरीदनी है। तो 8-10 दोस्तों से पूछा यार कार कौन सी लें, थोड़ा ठीक ठाक माइलेज दे, चलना ज़्यादा है। क्योंकि जिनको कम चलना होता है वो माइलेज पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर में तुमको 2 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर जाना, उसमें क्या ही है, महीने में इसे 800 का तेल लगेगा, अब 900 का लगेगा बस। लेकिन अभी चलना तुम्हें ज़्यादा हो, महीने में 8,000 का लगेगा, महीने में 12,000 का लगेगा, तब फ़र्क दिखाई पड़ता है। तो जिन चीज़ों का कंजम्पशन कम है उनके रेट अगर थोड़े बहुत अप एंड डाउन भी हो जाते हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे टमाटर अभी महंगा हुआ तो उतना दर्द नहीं हुआ, अगर यही चीज़ आलू पे लग जाता तो ज़्यादा दर्द होता, क्योंकि आलू का कंजम्पशन घरों में ज़्यादा है इन कंपेयर टू टमाटर। यही चीज़ अगर मान लो और किसी चीज़ पे होता, मान लो नमक पे हो जाता कि नमक 40 रुपये किलो से 100 रुपया किलो हो गया, और कम असर होता क्योंकि महीने भर में 1-1 किलो लगता है। टमाटर लग रहा है 5 किलो, आलू लग रहा है 50 किलो, आटा लग रहा है 100 किलो। बात समझ लो। तो जिन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा है उनका दर्द ज़्यादा होता है, महंगे हो जाते हैं। जिन चीज़ों का यूज़ कम या कंजम्पशन कम है या कम क्वांटिटी परचेज करते हो उसका असर नहीं आता। ऐसे मान लो कोई लोग बहुत कम चलते हैं तो पेट्रोल अगर 100 से 105 हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा उनकी पॉकेट पे बर्डन नहीं आता। लेकिन जिनके 10-10 ट्रक चल रहे हैं उनकी नज़र से पूछो, 1 रुपये महंगा हो जाता है दिल धक धक करने लगता है उनका। दिन भर में उनके 100 ट्रक चल रहे हैं, दिन भर में 2000 लीटर तेल फूक रहा है उनका, तो कहता है एक दिन का 2000 खर्चा बढ़ गया। महीने भर का अगर मल्टीप्लाई कर लो 2000 × 365, साल भर का उनका प्रॉफिट 7.5 लाख से कम हो गया। समझ लो, 1 रुपये तेल का बर्डन बढ़ने से। तो जिनका कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ, तो हमें कार लेनी तो हमने लोगों से पूछताछ करी, तो पता हुआ कि हमने एक तय कर लिया कि चलो भाई i10 लेनी है, i10 बाद में ले ली। तो जब i10 के बारे में पूछताछ करी हमने 10 लोगों से, पहले मन बना लिया कि भाई एक गाड़ी लेनी है, फिर पूछताछ करना शुरू किया कि यार i10 का माइलेज जो है तुम्हारी गाड़ी कितना दे रही। तो कोई कहता था 20 दे रही, कोई कहता था 22 दे रही, कोई कहता था 18 दे रही। तो समझे में ना आया साला, क्योंकि गाड़ी के माइलेज पे कैसे आप उसको एक्सेलेरेट करते हो, कैसे चलाते हो, ये भी मैटर करता है। जैसे कुछ लोग देखते हो एक्टिवा वगैरह है, बाइक वगैरह जूम जूम करके चला रहे हैं, कभी पता लगा 80 पे पहुँच गए, मतलब यहाँ से उनको हजरतगंज तक जाना है, यहाँ तक में उनकी स्पीड 5 बार वैरी कर रही, कभी 20, कभी 40, कभी 80, कभी एकदम से बंद खड़े हैं। तो ऐसे में आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी। गाड़ी को बार बार सोचना पड़ता, तेज भगाओ धीमा भगाओ। एक है कि एक एवरेज मेंटेन करके आप चल लो, वहाँ पे माइलेज ज़्यादा निकलता है। जितनी बार आप ब्रेक मारोगे, बार बार रुकोगे, माइलेज कम हो जाएगा। जितनी कम बार आपको ब्रेक मारनी पड़े, माइलेज बढ़ के मिलेगा। तो ऐसे मैटर करते हैं बहुत सारे। तो इसका मतलब सब गाड़ियों का जो लोग चलाते हैं उनका चलाने का स्टाइल अलग अलग है। कुछ हाईवे पे चलते हैं तो उनकी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देती है क्योंकि वहाँ ब्रेक कम लगाना पड़ता है। एक स्पीड सेट कर लें, चले जा रहे हैं क्रूज कंट्रोल में बढ़िया आराम से, समझ लो। और शहर के अंदर पता लगा इधर साइकिल वाला निकल आया, उधर बच्चा निकल आया, इधर ये निकल आया, तो आदमी सब दिमाग लगा के चलना पड़ता है। तो अब हमने जब पूछताछ करी तो वो वैरी कर रहा है, और मैक्सिमम बताती कंपनी, जो कंपनी बताती है एकदम सुपीरियर कंडीशन में बताती। कंपनी लोग जानते हो कैसे तय करते हैं, पूरी खड़ी गाड़ी ऐसे हवा में लटका देंगे पेट्रोल भर के, फिर इंजन स्टार्ट करके चला देते, पहिया घूम रहा है, चल बल नहीं रही रोड पे, फिर 1-2 लीटर पेट्रोल भर देते, देखते कितने किलोमीटर पहिया घूमा, मीटर लगा देते टेम्परेरी,
उससे तय करके लिख देते हैं। अब का हवा में थोड़ी ना गाड़ी चलेगी, गाड़ी तो रोड पे चलेगी, रोड पे गड्ढे भी आएंगे, रोड पे 2 घंटे में गाड़ी 20 बार रुकेगी भी। तो माइलेज रियलिटी में जो क्लेम कंपनी करती है उससे रियलिटी में कम मिलता है, चाहे वो एक्टिवा हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 10 टायरा हो। वो हो गया मैक्सिमम जो कंपनी बता रही। लोग जो बता रहे हैं उस मैक्सिमम से कम है बताते हैं, लेकिन कुछ का बहुत कम, कुछ का बहुत ज़्यादा, उनका एवरेज कर लो। तो ये हो गया नॉर्मल। तो हमने i10 का नॉर्मल निकाला तो आ रहा था 15। अब हमारी गाड़ी 15 से कम भी देती है कभी कभी, जब शहर में ड्राइव करते हैं तो 12-13 देती है, जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो 18-19 देती है। और एवरेज कर लें कितने किलोमीटर चलाया तो उससे एक एवरेजिंग निकल के आएगी। वो एक्चुअल माइलेज हुआ। तो चाहे वो माइलेज की बात हो, चाहे आउटपुट की बात हो, चाहे आर्स की बात हो, ये होते हैं 3 टाइप के, एक एक्चुअल, एक नॉर्मल और एक मैक्सिमम। दोनों फॉर्मूलों में एक्चुअल ऊपर रखना होता है। इफिशिएंसी निकालोगे तो एक्चुअल डिवाइड बाय नॉर्मल इंटू 100। यूटिलाइजेशन निकालते हो तो पूरे में से निकालना होता है, कितना समय अवेलेबल था, इतना यूटिलाइज है। तो एक्चुअल डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटू 100 कर दो कि आंसर आ जाएगा। तो टेक्निकली बस इन 2 फॉर्मूले का सवाल, फॉर्मूला आता होगा तो आराम से निकाल दोगे। तो जो मैक्सिमम आउटपुट होता है इसको डिजाइन्ड कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी कहा जाता है। तो इस डिजाइन कैपेसिटी को अंडरलाइन करके मैक्सिमम कैपेसिटी भी लिख सकते हो आप। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। सवाल छोटा सा है, 2 फॉर्मूले का, लेकिन कॉन्सेप्चुअली है। कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे तो आदमी फॉर्मूला सही लगा पाएगा, वरना गड़बड़ कर देगा। समझ में आता है बेटा? आगे बताया जाए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो इधर देखो। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक सेंटर। एग्जाम्पल समझना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इधर देखो बेटा, हमें मान लो संडे को क्लास लगानी, तो हमने बच्चों से पूछा बताओ बेटा 4 घंटे क्लास लगा दे संडे को। अब 4 लोग कहने लगे नहीं सर संडे को वैसे थोड़ा सोना होना होता है, 4 घंटे ना लगाओ। तो कुछ लोग कह रहे हैं, 4 लोग कह रहे हैं कि हाँ 4 घंटे लगा दो। 2 लोग कह रहे हैं नहीं सर 3 घंटे की लगाओ। 2 लोग और हैं वो कह रहे हैं नहीं सर 2 ही घंटे लगाओ जैसे रैली रहती है। तो टेक्निकली अगर सबको साथ में लेके चलना है तो हम पढ़ा 2 ही घंटे पाएंगे। वरना अगर 4 घंटे पढ़ा दिया तो जो बच्चे कह रहे थे हम 2 घंटे पढ़ पाएंगे, उनका 2 घंटे का छूट जाएगा। जो बच्चे कहते हैं हमारे पास 3 घंटे का समय, उनका 1 घंटे का छूट जाएगा। तो टेक्निकली जो 2 लोग हैं ना जो कह रहे थे 2 घंटा पढ़ पाएंगे, वो है बॉटल नेक, वो है कमज़ोर कड़ी। बॉटल नेक का मतलब कमज़ोर कड़ी होता है। बॉटल में सबसे नेक पे हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप, एक लिमिट लगा दी। तो इसी को बॉटल नेक या हिंदी में कमज़ोर कड़ी कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, तो सबको खुश रखना होगा तो 2 घंटा पढ़ा पाएंगे, ये कहने का मतलब था। दूसरा एग्जाम्पल, एक इधर देखो, इधर एक प्रोडक्ट है जो 3 डिपार्टमेंट से, आपने फर्स्ट ग्रुप में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रखी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट पहले प्रोसेस होगा, फिर दूसरा प्रोसेस होगा, फिर तीसरा प्रोसेस होगा, तब बन पाएगा, तब बिक पाएगा। अब मान लो किताबें बनानी, तो किताब बनाने में टेक्निकली मोटे मोटे समझो तो 3 डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट जो किताब में मान लो 100 पेज की किताब है तो 100 पेज में क्या लिखा जाएगा उसका प्रिंट निकालेगा। मटेरियल एक बार बन गया, पीडीएफ बन गई तो एक प्रिंट आउट निकाल देगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिर एक आदमी होगा उसका कवर पेज डिज़ाइन करेगा, तो कवर पेज निकाला जाएगा। फिर तीसरा डिपार्टमेंट वो कवर पेज और जो मिडिल वाले पेज हैं उनको असेंबल करके धागे अगर सिल के गोंद से चपका के बढ़िया टंटनवा बना देगा। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है जो उसकी कटाई करता है चारों तरफ की। अगर आप 100 पेज या 50 पेज इकट्ठा रखो, अलग अलग बटोरो, प्रिंट आउटें निकाल लो तुम 50 पन्ने के, फिर उनको एक जगह ऐसे सेट करोगे तो बराबर से नहीं सेट होते। एक पन्ना हल्का इधर ज़्यादा निकला होगा, एक अंदर घुसा होगा, तो सेटिंग करने में थोड़ा आगे भी। जब किताब में देखो सारे एकदम कोने धारे बराबर हैं, क्योंकि किताब बनने के बाद वो काटे गए हैं। बात समझ लो, किताब बनने के बाद क्या होता है, काट दिया जाता है हल्का हल्का, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रखते हैं, काट देते तो एकदम बराबर बराबर से हो गया, धार कोना एकदम बराबर बराबर। वरना ऐसे मिलाने में बहुत टाइम लग जाए, बराबर इवन ना करे, एक पन्ना इधर भाग जाए, कभी उधर भाग जाए, कभी दाहिने कभी बाएं, सेटल ना हो पाए मामला, समझ लो। तो इसलिए बराबर काट दिया जाता। तो 4-5 डिपार्टमेंट काम लग रहे हैं। अब एग्जाम्पल समझना मेरा,
एक किताब में 100 पेज होते हैं। अब जो प्रिंटर की कैपेसिटी है वो दिन भर में केवल 1 लाख प्रिंट निकाल सकता है। तो दिन भर में अगर 1 लाख प्रिंट निकलेंगे तो कितनी किताबों के प्रिंट निकल रहे हैं जरा बताओ। 1000 प्रिंट निकल 1 लाख प्रिंट निकल पा रहे हैं और एक किताब में 100 पन्ना लगता है 1000। यानी जो पहला डिपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी हो गई 1000 किताबों की, तो 1000 किताब का मटेरियल तैयार कर सकता है। दूसरा डिपार्टमेंट जो कवर पेज बनाता है वो दिन भर में केवल 800 कवर पेज बना सकता है। तीसरा डिपार्टमेंट 850 किताबों को असेंबल कर सकता है और चौथा डिपार्टमेंट 900 किताबों की कटिंग कर सकता है। तो प्रैक्टिकली दिन भर में 800 किताब बन पाएंगी। अगर प्रिंटिंग वाला 1000 किताब बना भी दे तो 200 किताब बन नहीं पाएंगी, काम पेंडिंग रहेगा। तो आदमी कहता है इतना काम करो कि सब हो जाए। तो जो कमज़ोर कड़ी होगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है उसी को बॉटल नेक सेंटर बोलते हैं। तो बॉटल नेक सेंटर वो सेंटर हुआ जिसकी कैपेसिटी सबसे लो, और जो बॉटल नेक की कैपेसिटी होगी वही सिस्टम कैपेसिटी बन जाती है। सिस्टम का मतलब पूरा सिस्टम उतना ही बिहेव कर पाएगा। तो वही देखो यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है, बॉटल नेक सेंटर इज अ वर्क सेंटर हैविंग मिनिमम कैपेसिटी। डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि बॉटल नेक सेंटर उस सेंटर को बोलते हैं जिसकी कैपेसिटी सबसे कम हो। तो कैपेसिटी किसकी कम है सबसे, तो सी हो गया बॉटल नेक सेंटर। और इस बॉटल नेक सेंटर की जो कैपेसिटी है इसी को सिस्टम कैपेसिटी बोलते हैं। तो सिस्टम कैपेसिटी इज अ मैक्सिमम यूनिट आर पॉसिबल टू प्रोड्यूस इन द सिस्टम एज अ होल, हैंस सिस्टम कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉटल नेक सेंटर। तो ये असली खेल है कि सिस्टम कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, बॉटल नेक सेंटर की जो कैपेसिटी है उसी को सिस्टम कैपेसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? सिस्टम इफिशिएंसी समझो। सिस्टम इफिशिएंसी का मतलब है कि भाई सिस्टम का ही रहा है कि तुम 340 बना सकते हो और तुम बनाए तब भी एक्चुअली में 300। तो बना सकते थे 340, बनाए सिर्फ 300। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम आउटपुट इनटू 100। तो पता चल जाता किस इफिशिएंसी पे आपने प्रैक्टिकली काम किया। तो सिस्टम इफिशिएंसी का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम आउटपुट इनटू 100 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लिया सवाल? इधर देखो बेटा, बोर्ड पे बहुत ध्यान से बात को समझना तो सवाल तुम्हें समझ में आ जाएगा। सवाल को मैं उधर ले लेता हूँ जिससे आराम रहे कराने में। दो पार्ट है। पहला पार्ट है ब्रेक इवन पॉइंट बताना है ईच रेंज का। तो 3 रेंज दे रखी हैं, एक इसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज हो गए 3, एक 0 से 300, एक हो गया 301 से 600, एक हो गया 601 से 900। तो 3 रेंज हैं। इन तीनों रेंज में हमें क्या बताना है बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट है 12,000 और 21,000।
टोटल फिक्स कॉस्ट को किससे डिवाइड करना होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अरे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भूल गए क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर रुपीज़ में निकालना होता डिवाइड बाई पीवी रेशियो करते थे। तो यहाँ रुपीज़ वाला दे नहीं रखा तो आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला जाता है? तो फर्स्ट ग्रुप में पढ़ रखा है आपने, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस 50 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30 रुपये। तो 30 रुपये पर यूनिट का हो गया कंट्रीब्यूशन। इससे इसको डिवाइड कर दे, आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। 400, 500, ये हो गया ए पार्ट का आंसर। कोई दिक्कत? फिर दूसरा, अगर हमारी डिमांड इसके बीच में हो तो बताओ कितनी मशीन परचेज करनी। तो बताओ अगर डिमांड हमारी 6 से 650 बीच में हो तो कितनी मशीन लगानी चाहिए? 1 कि 2 कि 3? दो कि 3? अब ये तो तय करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझना, क्लासरूम में 50 बच्चों की, एक बच्चा और आ गया तो क्या एक क्लासरूम और बढ़ाएं अपनी हम? एक बच्चे के लिए बढ़ाएंगे नुकसानदायक हो जाएगा। तो अब यहाँ कॉस्टिंग लगेगी। एक रास्ता है कि अगर 6 से 650 के बीच में डिमांड हो तो डिमांड 600 मीट आउट करो, 50 को भले वापस भेज दो, 2 ही मशीन लगानी पड़ेंगी। 650 की डिमांड को मीट आउट करोगे तो 3 मशीन लगानी पड़ेंगी। तो दोनों चेक कर लेते हैं, एक इसमें फ़ायदा है, 2 मशीन लगा के 600 बना के बेचे कि 3 मशीन लगा के 650 बना के बेचे। तो इसके आंसर 2 तरीके दिए जा सकते हैं। एक आप 600 यूनिट का टेबल बना लो और एक बना लो किसका बेटा? 650 यूनिट का। फर्स्ट ग्रुप पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को गुणा करते टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। एक पे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 30 का तो 600 पे कितने का मिलेगा? 600 इंटू 30 का, और 650 पे 650 इंटू 30 का मिलेगा 18,000, और माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। 650 बनाओगे तो 2 मशीन लगेंगी, नहीं 600 बनाओगे तो, और 650 बनाओगे तो 3 मशीन लगेंगी। 2 मशीन की फ़िक्स कॉस्ट 15,000 है और 3 मशीन की फ़िक्स कॉस्ट 21,000 है। तो ऐसे में 3,000 बचेंगे, ऐसे में तो 1,500 का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी कंपनी है, कंपनी का नाम तो नहीं दे रखा है तो डिसीजन लिख देंगे। 2 मशीन शुड बी परचेज्ड। समझ में आया? एक बी पार्ट के आंसर लिखने का थ्योरेटिकल रास्ता भी हो सकता है। थ्योरेटिकल रास्ता क्या है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, एग्जाम में तो ऐसे कर देना, ये सरल ज़्यादा है, सबको समझ में भी आ जाएगा, एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कैसे लगाना है। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का, समझो इधर। एक अगर हम बिजनेसमैन होते तो इसको एनालाइज करके ही तय कर लेते कि 2 मशीन लगानी कि 1 लगानी कि 3 लगानी। कहो कैसे? एक मशीन तो हम कदापि लगाते नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि एक मशीन का मैक्सिमम आउटपुट 300 है और एक मशीन का ब्रेक इवन पॉइंट 400 है। 400 से कम बनाया तो हम नुकसानी में रहेंगे। तो एक मशीन लगाना तो बेवकूफ़ी भरा काम है, एक मशीन तो कदापि नहीं लगाएंगे। 2 मशीन लगाना तब प्रॉफिटेबल है जब आउटपुट 500 से ज़्यादा हो, क्योंकि 2 मशीन का ब्रेक इवन पॉइंट 500 आ रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कि इस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा का आउटपुट होगा तो प्रॉफिट रहेगा, उससे कम आउटपुट होगा तो लॉस रहेगा। और इसका ब्रेक इवन पॉइंट 700 आ रहा है, तो 3 मशीन लगाना तब प्रॉफिटेबल होगा जब आउटपुट 700 को क्रॉस करे। तो यहाँ 600 है, तो हम भी लिख सकते हैं कि 3 मशीन का चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट 700 है और हमारा आउटपुट 700 को अचीव नहीं कर पा रहा है,
इसलिए 2 मशीन लगाना प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि 2 मशीन का ब्रेक इवन पॉइंट 500 है और आउटपुट मेरा 600 निकल सकता है 2 मशीन से। ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ऐसे में एक्सप्लेन करने से बच जा रहा हो, सीधा ऐसे मैथमेटिकल आंसर प्रेजेंट कर दे रहे हो। दोनों बातें समझा दी है, एग्जाम में जैसा मन हो वैसे हैंडल कर लेना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फोटो इसकी भी शेयर कर देंगे, आराम से घर पे लगा लेना। तो यहाँ तक आपके ख़त्म हो गए हैं 2 टॉपिक, ठीक है? तो यहाँ तक करो, बाकी काम आगे कल कराया जाएगा।